हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एरीन्स और एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। आपकी जो 5th यूनिट है फर्स्ट ईयर की, उसमें हम देखे बेंजीन की जो रिएक्शंस देखी हमने, केमिकल रिएक्शंस। अब देखेंगे हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं और जो डायरेक्टिंग जो ग्रुप है, प्रभाव है उनका, वो क्या होता है वो देखेंगे हम। और ऐसे सक्रियणकारी या सक्रिय कारक या निष्क्रिय कारक समूह तथा निर्देशकारी प्रभाव भी कहते हैं। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके जो एरोमेटिक रिंग है उसमें जुड़ता है, तो उससे यदि आपकी जो बेंजीन वलय या जो एरोमेटिक रिंग है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, यदि कोई प्रतिस्थापित समूह इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाता है आपकी रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन स्थिति प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ आसानी से होती हैं, अर्थात वलय का जो सक्रियण जो है हो जाता है, वलय जो रिएक्टिविटी जो है रिंग की, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए बढ़ जाती है। तो ऐसे जो ग्रुप है, ऐसे जो आपके सब्स्टिट्यूटेंट हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप और सक्रियकारी ग्रुप। तथा इसके विपरीत यदि कोई ग्रुप वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करता है या फिर निकालता है, तो ऐसे जो है ग्रुप क्या कहलाएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं आपकी, उनकी जो है रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ऐसे इसकी वजह से जो ग्रुप है उनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो आपके प्लस आर जो रेजोनेंस इफेक्ट शो करते हैं या प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट शो करते हैं, वो सारे जो ग्रुप हैं आपके क्या कहलाते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। उसके अलावा जो आपके -R और -H जो ग्रुप हैं, वो सारे क्या कहलाएंगे, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जब हम बात करें बेंजीन में, जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन होती है, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर या फिर मेटा पोजीशन कौन सी स्थिति पर होगी, जो इलेक्ट्रोफाइल जो है आपका ऑर्थो पर जुड़ेगा या फिर मेटा पर जुड़ेगा या पैरा पर जुड़ेगा, कौन सी पोजीशन पर जुड़ेगा, वो आपका जो आपका जुड़ा हुआ जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो ग्रुप है उपस्थित, वो निर्धारित करता है कि भाई जो आने वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पोजीशन पर आके जुड़ेगा। तो इस प्रभाव को आपकी जो प्रतिस्थापित प्रभाव है, जो आपका ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो एक्टिवेटिंग या डीएक्टिवेटिंग है, उसके आधार पर हम देख सकते हैं उसका प्रभाव। तो ऐसे ग्रुप को क्या कहलेंगे, निर्देशकारी प्रभाव, डायरेक्टिव इफेक्ट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ऐसे प्रभाव हम देखेंगे आगे। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभावों के आधार पर हम देख सकते हैं +I प्रभाव के साथ अतिसंयुग्म प्रभाव वाले जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, और जो है इनमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर होती है। फॉर एग्जांपल, मिथाइल है, एथाइल है ना, डाई मिथाइल मिथेन है। ये सारे क्या है आपके, इनमें +I इफेक्ट तो होता ही है, लेकिन हमें जो एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो इंडक्टिव इफेक्ट है उससे नहीं देखना है, हमें देखना है हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस से। यदि +H या फिर +R इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़े हुए हैं तो वो सारे एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे ये। इसके अलावा हम देख सकते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में -M और -H वाले, फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन है, सी एसिडिक जो ग्रुप है, फॉर्मल्डिहाइडिक ग्रुप है जो है, कीटोन एल्डिहाइड ग्रुप जो जुड़े हुए, नाइट्रो ग्रुप है, सल्फोनिक एसिड वाले ग्रुप हैं जो जुड़े हुए हैं बेंजीन से, तो वो सारे -R और -H इफेक्ट शो करते हैं, जो कि आपकी जो बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति, उसको कम करते हैं। जिससे इसका रीजन क्या है, इसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है और धनावेश आ जाने के कारण जो है मेटा पोजीशन ही बचती है जिस पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ सकता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है वो सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपको जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो मेटा पोजीशन पर आके जुड़ेगा, तो इसीलिए इन्हें बोलेंगे मेटा निर्देशकारी समूह या फिर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और हम देख सकते हैं केवल हैलोजन व्युत्पन्नों में जो हैलोजन परमाणु की अधिक विद्युत के कारण -I प्रभाव और +M प्रभाव की तुलना में हम देखते हैं, तो जो -M प्रभाव की तुलना में -I प्रभाव अधिक होता है, इसलिए यह कुल मिलाकर वलय में इलेक्ट्रॉन घनत्व घटा देते हैं, जिसकी वजह से निष्क्रियकारी ग्रुप कहलाते हैं। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। और ये जो है मेटा प्रभाव होने के कारण, +M प्रभाव होने के कारण मेसोमेरिक इफेक्ट ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होते हैं। लेकिन ये क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे लेकिन ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होंगे। ये एक एक्सेप्शनल केस है हैलोजेंस का। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो है मेटा निर्देशकारी है और किस प्रकार से डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब हम बात करें एनिलीन की। एनिलीन में हम देखें जो नाइट्रोजन है उस पर है लोन पेयर, जो कि रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो है एक्टिवेटिंग ग्रुप है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर -I आ रहा है, रेनाइन आ रहा है, जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आता है
इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिस पर इलेक्ट्रॉन कमी हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो आके कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो हम इससे आधार पर देख सकते हैं किस प्रकार से हम देख रहे हैं। इसी प्रकार है आपका ऑर्थो पैरा रेसो। ऑर्थो पैरा निर्देशकारी जो ग्रुप हैं उनमें ऑर्थो पैरा जो उत्पाद है वो 2:1 या 1/2 = 2 होना चाहिए, क्योंकि ऑर्थो स्थिति 2 लेकिन पैरा स्थिति वो है 1 होती है। वास्तव में ऑर्थो उत्पाद कभी भी पैरा उत्पाद की तुलना में दोगुना नहीं बनता, क्योंकि ऑर्थो स्थिति पर जब इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है तो जगह की कमी से स्टेरिक हिंड्रेंस उत्पन्न होती है। इसीलिए विभिन्न एल्किल बेंजीनों में नाइट्रेशन जो कराने पर हमें एल्किल समूह का आकार टॉल्यूइन से तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन तक बढ़ता है। तो त्रिविमीय जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो ऑर्थो पैरा जो रेशो है 1:57 से घटकर 1.57 से घटकर 0.22 रह जाती है। अर्थात हम देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल इनमें देख सकते हैं ऑर्थो पैरा जो रेशो है वो किस प्रकार चेंजेस होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब हम देखिए जो इनका अभिविन्यास है, आपके जो बेंजीन है उसमें जो अभिविन्यास है, अभिविन्यास जो डाइसब्स्टिट्यूटेड जो बेंजीन होती है उनमें देखेंगे हम, उनमें जो ऑर्थो पैरा मेटा जो है अभिविन्यास वो किस प्रकार से देखते हैं। हम पहले देखेंगे कॉर्नर की निरपेक्ष विधि। कॉर्नर की निरपेक्ष विधि के आधार पर देखेंगे हम। इस विधि में द्वै प्रतिस्थापी समूह में तीसरा जो समूह जोड़कर बने हुए जो त्रिस्थापी जो ट्राई सब्स्टिट्यूटेंट जो बेंजीन है की संख्या के आधार पर अभिविन्यास ज्ञात कर सकते हैं। पैरा ऑर्थो तथा मेटा से क्रमशः 1, 2, 3 प्रतिस्थापी बनते हैं। कॉर्नर ने इस विधि द्वारा डाइब्रोमो बेंजीन के अभिविन्यास ज्ञात करने के लिए उनका नाइट्रेशन करवाया और देखा कि हमें जो ब्रोमिनेशन होता है वो किस प्रकार से हो रहा है। इसके आधार पर हम बता सकते हैं कि अभिविन्यास किस प्रकार होगा हमारे बेंजीन में। जो इसी प्रकार कॉर्नर ने विपरीत ग्रीस विधि जिसके आधार पर देखते हैं कॉर्नर ने बने हुए जो ट्राई सब्स्टिट्यूएंट जो है कंपाउंड्स उन्हें पृथक करना पड़ता है। यदि प्रतिस्थापी जो है वो कम बना हो तो उसे पृथक करना और भी कठिन हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिक ग्रीस ने कॉर्नर विधि के विपरीत विधि का सुझाव दिया, जिसमें त्रिप्रतिस्थापी जो समूह है को हटाकर द्वै प्रतिस्थापी बनाते हैं। इस विधि में से कॉनिलीन डाइएमीन का विन्यास इसके त्रिप्रतिस्थापी कार्बोक्जिलिक व्युत्पन्न द्वारा ज्ञात करते हैं। डाइएमिनो बेंजोइक अम्ल के 6 समवायी होते हैं। इनमें से 3 डीकार्बोक्सिलेशन पर जो फेनिलीन डाइएमीन बनाते हैं उसका विन्यास मेटा होता है। 2 समवायी से प्राप्त फेनिलीन डाइएमीन ऑर्थो विन्यास की और केवल 1 समवायी से ही बनी फेनिलीन डाइएनिलीन पैरा विन्यास की होती है। हम देख सकते हैं इस प्रकार से इनका एग्जाम्पल। इसी प्रकार है यहाँ पे आपेक्षिक और सापेक्ष विधि। आपेक्षिक सापेक्षिक विधि में क्या है, हम ये देख रहे हैं कि इस विधि में ज्ञात विन्यास के जो यौगिक है उन्हें बनाकर या इनमें ज्ञात विन्यास का यौगिक बनाकर अभिविन्यास ज्ञात करते हैं, जिससे जैसे विभिन्न जाइलिनों का विन्यास निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। हम जाइलिन का जो है पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीडाइजिंग करवाते हैं और गर्म करने पर ठोस थैलिक एनहाइड्राइड बनता है। इसका विन्यास ऑर्थो होता है, जिससे इससे सिद्ध होता है कि जो मैस्टिलिन के आंशिक ऑक्सीकरण या विकासकुलीकरण पर प्राप्त जाइलिन का विन्यास मेटा होता है। हम देख सकते हैं इसमें। और अगला है द्वैध्रुव आघूर्ण से भी हम बता सकते हैं इनका विन्यास कि पैरा है कि मेटा है कि ऑर्थो है। सबसे ज़्यादा जो द्वैध्रुव आघूर्ण होता है डाइपोल मोमेंट वो होता है ऑर्थो का, उससे कम मेटा का, उससे कम पैरा का। थैंक यू दोस्तों।